हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, हम अपने लास्ट लेक्चर में मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को डिस्कस कर रहे थे और आज डिस्कस करेंगे उनकी एडवांटेजेस को कि जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बनाई गई उसकी एडवांटेजेस क्या क्या है। ठीक है, तो जो फर्स्ट एडवांटेज है वो है हमारे पास सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन। सिस्टेमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कि जो एलिमेंट्स थे उनका जो क्लासिफिकेशन हुआ वो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हुआ, एक अच्छे ढंग से हुआ। मतलब कि वो जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन इतना अच्छे हुआ कि अगर मुझे किसी ग्रुप में एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पता लग जाए तो मैं बचे हुए एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को गैस कर सकता हूँ। सिंपल सी बात है, क्योंकि ग्रुप में कौन से एलिमेंट होंगे, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले। अगर एक की पता लग गया तो मैं बाकियों को भी इजीली बता सकता हूँ, मतलब कि याद करना इजी हो गया। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल elements are arranged very systematically because elements of similar properties, similar chemical properties placed in same group. So if we know the properties of one element, then we can predict the properties of rest of elements। है ना, तो बिल्कुल इजी सा है कि अगर हम किसी भी तरीके से एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पता कर लेते हैं तो बाकी की प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट, मतलब उनके बारे में सोचना, भविष्यवाणी करना, आराम से हम उनको प्रिडिक्ट, उनके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसका मतलब कि जो टेबल थी उसको याद करना बहुत इजी होगा, है ना, कि एक एलिमेंट याद करो, बचे हुए 6-7 एलिमेंट ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। क्लियर है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आया हमारे पास, सेकंड था प्रिडिक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये जो थी वो सबसे बड़ी इसकी एडवांटेज थी, कह सकते हो कि इसका बोल्ड डिसीजन था। ऐसा करना सबके बस की बात नहीं होता है। तो सेकंड क्या कहता है, प्रिडिक्शन ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। मतलब कि इसने अपनी पीरियोडिक टेबल से भविष्यवाणी कर दी कि फ्यूचर में भाई ये एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, और सिर्फ उन एलिमेंट की भविष्यवाणी नहीं करी, उनकी प्रॉपर्टीज की भविष्यवाणी भी कर दी कि वो ऐसा नेचर शो करेगा, और एग्जैक्टली हुआ भी कुछ वैसा ही। ठीक है, तो कह सकते हैं कि उसने जब अपनी टेबल बना रहा था तो उसने बहुत सारी जगह पे खाली स्पेस छोड़ दिया भी, जिन की प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही थी वो उसने क्या कर दिया, वहां पर स्पेस छोड़ दिया। जबकि बाकियों ने क्या किया, सिंपल उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया। 5 के बाद 9 है तो 9 लगा दिया, 15 है तो 15 लगा दिया। उसने ये नहीं सोचा कि उनकी प्रॉपर्टी ग्रुप में मैच हो भी नहीं है कि नहीं हो रही। कभी कुत्तों के झुंड में वो बिल्ली को तो नहीं डाल रहा है, बट उसने बहुत माइन्यूटली से ये सब सोचा, और जो एलिमेंट नहीं मिल रहा था उसने वहां पर खाली जगह छोड़ दी। और बोल्ड डिसीजन, मतलब कि इतना बड़ा डिसीजन दिया उसने कि यहाँ पर जो एलिमेंट है वो फ्यूचर में मिलेंगे जरूर हमें, फ्यूचर में, और बाद में वो एलिमेंट मिले भी, उनकी प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल मैच भी हुई। ठीक है, तो क्या कहता है कि जो मेंडलीव है, मेंडलीव प्रिडिक्ट the undiscovered elements also predicted their properties.
ठीक है, ये रियल में एक बहुत बड़ी बात थी। तो दीज आर, ये कौन कौन से थे? फर्स्ट है हमारे पास इक्का बोरोन, सेकंड है हमारे पास इक्का एल्यूमिनियम, थर्ड था हमारे पास इक्का सिलिकॉन। तो अब आपको सोच रहे कि ये कौन से वर्ड हो गए, ये संस्कृत के वर्ड है, आपने पढ़ा हुआ होगा, इक्का द्वय त्रिय, है ना, तो ये वहां से है। तो अब सोच रहे हो कि मेंडलीव जो कि रशिया का था, उसको संस्कृत कैसे आती थी? तो बिल्कुल वो संस्कृत जानता था। उसने जो अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी, तो उसकी जो पीरियोडिक टेबल थी, हमारे संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, पाणिनि, नाम सुना हुआ होगा, तो उनका एक शिव पुराण नाम से कुछ है, ठीक है। तो उसने देखा कि उसके अंदर जो अरेंजमेंट थी, वो अरेंजमेंट बिल्कुल मेंडलीव की टेबल से मेल खाती है, ठीक है। और इसी के आभार प्रकट करने के लिए उसने इनमें संस्कृत के वर्ड यूज किए, मतलब कि वो संस्कृत जानता था। तो जो संस्कृत लैंग्वेज है इतनी ज्यादा फेमस है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, सिर्फ उसको पंडित ही नहीं पढ़ते हैं, उनको साइंटिस्ट लोग भी पढ़ते हैं, है ना। इक्का बोरोन, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन, मतलब बोरोन से जो जस्ट नेक्स्ट आने वाला है उसको नाम दिया इक्का बोरोन। बोरोन है, उसके नीचे जो स्पेस खाली था उसको नाम दिया गया इक्का बोरोन। एल्यूमिनियम के नीचे जो वैकेंट स्पेस था, एम्पटी, जो उसने स्पेस छोड़ दिया, उसको नाम दिया गया इक्का एल्यूमिनियम। जो सिलिकॉन के जो नीचे जो स्पेस था उसको नाम दिया गया इक्का सिलिकॉन, ठीक है। बाद में ये एलिमेंट डिस्कवर भी हुए और इक्का बोरोन को नाम रखा गया स्कैंडियम, ठीक है, इसका नाम रखा गया स्कैंडियम। एटॉमिक नंबर 21 होगा। इक्का एल्यूमिनियम का नाम रखा गया गैलियम, Ga, और इक्का सिलिकॉन का नाम रखा गया जर्मेनियम, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट थे उन्होंने क्या किया, इन एलिमेंट के बारे में भी बताया, इनकी प्रॉपर्टीज भी प्रिडिक्ट की। नेक्स्ट आता है हमारे पास करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मासेस, मतलब कि इसने बिना तराजू लिए एलिमेंट के मासेस को करेक्ट कर दिया। कितनी बड़ी बात थी, है ना, कुछ भी नहीं था इसके पास, सिर्फ अपनी टेबल से एटम के मासेस को इसने करेक्ट कर दिया। तो नंबर थर्ड है करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मासेस, ठीक है। तो जो जब ये अपनी टेबल बना रहा था, तो उस टेबल में क्या था कि जो गोल्ड का था, एटॉमिक वेट ऑफ गोल्ड, उसके अंदर गोल्ड का था 196.2 U, और एटॉमिक वेट ऑफ प्लेटिनम 196.7। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गोल्ड है, उस गोल्ड का जो मास है वो क्या हो गया, कम हो गया। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गोल्ड पहले आएगा और प्लेटिनम बाद में आएगा। बट जो प्रॉपर्टीज थी, वो प्रॉपर्टीज गोल्ड की तो बाद में ग्रुप में मैच हो रही थी और प्लेटिनम की पहले मैच हो रही थी। तो अगर वो गोल्ड को एज इट इज लगा देता है तो ग्रुप में अलग अलग प्रॉपर्टी हो गई, और अगर गोल्ड को वो अगले ग्रुप में लगाता है और प्लेटिनम को पहले वाले ग्रुप में लगाता है, तो प्रॉपर्टीज तो सेम हो गई बट मास में प्रॉब्लम होगी। फिर उसने क्या कहा, क्या कहता है, ही अरेंज या ही प्लेस गोल्ड आफ्टर प्लेटिनम, है ना, भी इंक्रीजिंग ऑर्डर था ना, बट ये तो क्या हो गया, गलत हो गया कि पहले प्लेटिनम को लगाया फिर गोल्ड को लगाया, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एंड आस्क, ठीक है, एंड से द वेट ऑफ atomic weight of gold is incorrect। उसने क्या कह दिया कि भाई जो गोल्ड का जो मास है ना वो इनकरेक्ट है, एक्चुअल में गोल्ड का मास इससे ज्यादा होता है, ठीक है। आफ्टर सम years it is found that the mass of gold in reality was
in reality was 197 U। ठीक है, कि जो गोल्ड का जो मास था ना एक्चुअल में कितना है, वो 197 था, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस प्लेटिनम से ज्यादा हो गया, और इस तरीके से उसने जो एटम्स के मास को ठीक करने में हेल्प की उसने। ठीक है, तो इसी तरीके से एक और भी आता है हमारे पास बेरिलियम, बट हम उसको नेक्स्ट हेडिंग बना करके लिख सकते हैं, आप उसको इसी में भी डिस्क्राइब कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो एडवांटेज है नंबर 4, करेक्शन ऑफ वैलेंसी। आप उसको मास में भी लिख सकते हो, ध्यान रखना, क्योंकि ये अल्टीमेटली वैलेंसी से मास से ही जुड़ा हुआ है, करेक्शन ऑफ वैलेंसी। तो जो बेरिलियम है, पहले ये अज्यूम किया गया कि भाई जो बेरिलियम है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, इट वाज अज्यूम्ड दैट द वैलेंसी ऑफ बेरिलियम इज 3, की वैलेंसी क्या होती है, 3 होती है। सो द मास बिकम्स इसका मास क्या बन जाएगा, मास का फॉर्मूला क्या होता था, इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई वैलेंसी। ठीक है, दैट इज इक्विवेलेंट वेट था 5, वैलेंसी हो गई 3, तो इसका मास कितना बन गया, 30.5। सो द मास बिकम्स 13.5 U। ठीक है, मास निकालने का तरीका होता है इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई वैलेंसी। तो इक्विवेलेंट वेट था बेरिलियम का 4.5, वैलेंसी थी 3। ठीक है, तो अब मास कितना हो गया, 13.5। तो इसका मतलब बेरिलियम कहां पर आना चाहिए, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, मतलब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आना चाहिए। बट जो इसकी प्रॉपर्टीज थी वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, किसी से भी मैच नहीं हुई। तो अब इसको कहां पर रखे, फिर इसने क्या देखा, Mendeleev observed that the properties of beryllium was similar to magnesium or calcium, magnesium and calcium. So the valency assigned is 2। ठीक है, and mass corrected to कितना मास हो गया भाई इसका, 4.5 into 2 9 U। फिर बाद में जब हमारे पास और अच्छे मेथड्स आए और जब बेरिलियम का मास निकाला गया तो बेरिलियम का मास एक्चुअल में कितना पाया गया, 9 पाया गया। तो इस तरीके से उसने बेरिलियम के मास को भी करेक्ट किया। बट वो बेरिलियम का मास करेक्ट कैसे हुआ, वो करेक्ट हुआ किसकी हेल्प से, वैलेंसी की हेल्प से, है ना। तो दिख रहा है ना कि उसने अपने पीरियोडिक टेबल से कितने बड़े बड़े काम कर दिए। इसीलिए एलिमेंट का नाम मेंडेलीव के नाम से रखा गया, ऐसे नहीं रख दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस। नेक्स्ट एडवांटेज है डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस। ठीक है, कि नोबल गैसेस की जब हमने पढ़ा था कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेज था, न्यूलैंड ने कोई थ्योरी दी, बट जैसे नोबल गैस डिस्कवर हुई न्यूलैंड्स का लॉ फेल हो गया। पढ़ा है ना हमने ये सब। तो अब कहता है कि जब साइंटिस्ट थे रैमसे, उन्होंने नोबल गैस की डिस्कवरी की थी जो बहुत बाद में हुई थी, मतलब कि मेंडेलिव्स्की ने जब अपनी टेबल दी तब कोई भी नोबल गैस नहीं थी। बट जब बाद में नोबल गैस डिस्कवर हुई और उसको मेंडेलीव की टेबल में रखा तो कहता है कि उससे मेंडेलीव की टेबल को इफेक्ट ही नहीं हुई, मेंडेलीव की टेबल में कोई भी करेक्शन उसके अंदर एरर नहीं प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो क्या कहता है डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस, डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस doesn't produce any problem for Mendeleev periodic table. Mendelev's periodic table. When noble gases were discovered,
gases were discovered, they placed in group 0। ठीक है भाई, अब जो ग्रुप बन चुके थे, ठीक है, तो अब क्या कर दिया, इन गैसेस को कहां पर रखा गया, इन गैसेस को ग्रुप फर्स्ट से पहले रखा गया। अब ग्रुप फर्स्ट से पहले रखूंगा तो फर्स्ट से पहले कौन आएगा, 0, तो उसको इसलिए हमने इनको 0 ग्रुप बोल दिया। इसीलिए नोबल गैसेस को हम क्या बोल देते हैं, ग्रुप 0 गैसेस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो कहता है कि जब नोबल गैस जब डिस्कवर हुई तो इससे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेंडलीव की टेबल थी वो रियल में सुपीरियर थी। ठीक है, तो ये सारी एडवांटेजेस खत्म हो गई हमारी। तो आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ोगे, बुक से एक एक लाइन पढ़ के देखोगे। अब फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप वो पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।